हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड टॉपिक में हमने कई सारे सब टॉपिक पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। उसके वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर उसका लिंक पड़ा होगा, आप वहाँ पर जाके उनको रेफर कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं बेटा? आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 2 बर्थ कंट्रोल मेथड्स को। इसके बाद हमारा बर्थ कंट्रोल मेथड का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे बेटा इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स को, और देखेंगे बेटा हम लोग टर्मिनल मेथड्स को। ठीक है, जिसको सर्जिकल मेथड्स भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा बर्थ कंट्रोल मेथड का टॉपिक खत्म हो जाएगा और इस चैप्टर का अप्रॉक्सीमेटली 40% पार्ट जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक। और आज का हमारा पहला टॉपिक है बेटा इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स। क्या है बेटा? इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स। तो आप लोग बेटा हेडिंग लगाएंगे इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स। पहली हेडिंग क्या लगाएंगे? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? फर्स्ट हेडिंग है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं ना कि ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स एक्चुअली क्या होते हैं। देखिए, ये ऐसे कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ना जो इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। अब सवाल है सर कैसे इमरजेंसी कंडीशंस? देखिए, कुछ इमरजेंसी कंडीशंस ऐसी होती है ना जहाँ पर आपको कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ ना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे अब मान लीजिए कोई फीमेल है, उस फीमेल का कोई रेप हुआ है या फिर वो फीमेल सेक्सुअली असॉल्ट हुई है कहीं पर, तो उस केस में इस तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पहली बात तो क्या लिखोगे? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हैं? ये एक बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। क्या है बेटा? ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। ये क्या हैं? ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं which are used in emergency condition। जो कब इस्तेमाल होते हैं बेटा? कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में इस्तेमाल होते हैं। विच आर यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशंस। अब सवाल है कैसे इमरजेंसी कंडीशंस? तो देखो, व्हेन, कब इस्तेमाल होंगे? सवाल ये है। तो हम क्या लिखेंगे? जब कोई फीमेल बेटा क्या हुई हो, फीमेल का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, फीमेल सेक्सुअली असॉल्टेड हो, या फिर फीमेल का क्या हुआ बेटा? फीमेल का रेप हुआ हो, फीमेल इज़ रेप्ड। ठीक है, इस कंडीशन में बेटा इन कंट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में हम प्रेगनेंसी को होने देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स केवल इसी कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। मान लीजिए आपने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, एक कपल ने कोई मान लीजिए एक सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद उसको ये डर था, वो कैसा था? वो सेक्सुअल इंटरकोर्स मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड था। अब सिंपल सा ऐसा समझो कि कोई एक कपल है, उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, यानी विदाउट किसी प्रोटेक्शन के। ना ही उसने कॉन्डोम्स वगैरह का यूज़ किया और ना ही उसने कोई आईओडीज वगैरह लगाई रखी थी फीमेल ने, ना ही, मतलब कुल मिला के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स था। ठीक है, उस टाइम पर उस कपल को ये डर लगा कि यार कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी की जैसी कोई चीज़ हो ना जाए। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि वो कोई प्रेगनेंसी हो। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में बेटा इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई कपल जिसने क्या किया हो, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रखा हो, वो क्या कर सकता है? इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स का यूज़ कर सकता है। तो और क्या लिख सकते हैं बेटा? इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, इट कैन also be used by a couple which have done casual unprotected सेक्सुअल इंटरकोर्स। जिसने क्या कर रखा हो? कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रखा हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स ऐसे हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोई फीमेल रेप्ड हो या फिर उसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ उस कंडीशन में, या फिर कोई कपल उसको तब इस्तेमाल कर सकता है जब उस कपल ने अनप्रोटेक्टेड
सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो और उसको ये डर हो कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में बेटा आप क्या करते हो, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करते हो। अब वो कौन कौन सी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स होती हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड। कितने टाइप की बेटा, 3 टाइप की। तो हम लोग क्या लिखते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कितने टाइप की इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं बेटा, 3 टाइप की। कौन कौन सी होती हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं बेटा आईओडीज। क्या हैं, आईओडीज हैं जिनको आप इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कहते हो। सेकेंड जो बेटा इस्तेमाल होती है ना, उसको हम कहते हैं बेटा मॉर्निंग आफ्टर पिल। क्या कहते हैं बेटा, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कहते हैं, ठीक है बेटा। थर्ड जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जो एकदम कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो लास्ट चारा होता है, उसको कहते हैं बेटा RU486। क्या है बेटा, ये RU486 है। इसको बेटा आप मिफप्रिस्टोन भी कहते हो, ठीक। क्या है बेटा, ये मिफप्रिस्टोन भी है। चलो, अब ये है आपकी पहली इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो हम लोग चलते हैं बेटा कहाँ पर, अपनी पहली कंट्रासेप्टिव डिवाइस की ओर, ठीक है। कौन सी डिवाइस, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो देखो हम पहले लेते हैं क्या बेटा, आईओडीज एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स। पहले हेडिंग क्या लगाओगे बेटा, पहले हेडिंग लगाओगे आईओडीज एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स। तो देखो इसमें हम करते क्या हैं वो समझो पहले। देखो सबसे पहली बात ये समझो कि मान लीजिए कोई एक कपल है, उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उसको लगा कि नहीं प्रेगनेंसी जैसी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, प्रेगनेंसी जैसी कोई चीज़ हो सकती है, और वो नहीं चाहता कि प्रेगनेंसी हो, तो वो क्या कर सकता है, तो बेटा वो इस आईओडीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। आईओडीज़ को हमने पहले भी समझ रखा है, आईओडीज़ को हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, यानी कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं जो प्रेगनेंसी और कंसेप्शन को रोकती हैं, अगर उनको कहाँ प्लेस कर दिया जाए, यूटेराइन कैविटी में। यानी फीमेल के यूट्रस में कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको लगा देने पर आप प्रेगनेंसी या फिर कंसेप्शन जैसी चीज़ों से आप बच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिवाइसेस को आप क्या कहते हो, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कहते हो। अब बात को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कोई एक कपल है, उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया और उसको ये डर लगा नहीं प्रेगनेंसी जैसी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के, ध्यान से सुनेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर के अंदर ही अंदर, यानी जब उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसके अगले 72 आवर्स के बीच में ही अगर वो उस फीमेल के अंदर कोई यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, कोई यूटेराइन डिवाइस अगर इंसर्ट करा देता है, उस केस में भी प्रेगनेंसी और कंसेप्शन जैसी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। कंसेप्शन मान लीजिए हो गया है, तब भी आप प्रेगनेंसी जैसी चीज़ों को रोक सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप यूट्रस को क्या करोगे, यूट्रस को उस कंडीशन में ले जाओगे ना जहाँ पर वो इम्प्लांटेशन को नहीं होने देगा, ठीक है, इम्प्लांटेशन को आप प्रिवेंट कर दोगे, ठीक है। तो आप समझो बात को, आईओडीज़ क्या हैं, आईओडीज़ को हमने क्या कहा है बेटा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो व्हाट आर द आईओडीज़, दीज आर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। हम क्या करते हैं, हाउ इट यूजेस, हाउ इट यूज्ड, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक कपल अगर उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है और विद इन 72 आवर अगर वो उस फीमेल के अंदर एक कोई इंट्रायूट्राइन डिवाइस प्लेस करा देता है, तब भी उस केस में प्रेगनेंसी जैसी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं कि एक कपल who makes unprotected sexual intercourse can use IUDs as emergency contraceptives,
ठीक, वो इन आईओडीज़ को क्या कर सकता है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। करता क्या है, आईओडीज़ आर प्लेस्ड in female uterus within 72 hours of unprotected sexual intercourse। आयोडीज को क्या किया जाता है बेटा, 72 आवर के अंदर ही अंदर कहाँ प्लेस कर दिया जाता है, यूटरस, फीमेल के यूटरस में प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस को क्या किया जाता है, नलीफाई किया जा सकता है। ठीक है, आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग चलते हैं बेटा दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, चलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स पर। ठीक है, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मॉर्निंग आफ्टर पिल्स को। चलिए देखिए क्या होती हैं। देखिए जो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स होती हैं वो क्या होती हैं, मान लीजिए कोई एक सेक्सुअल कपल है, उसने क्या किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया रात में। ठीक है, उस रात के बाद जब भी मॉर्निंग आएगी, ठीक है, उस रात में उसने, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया। ठीक है, मान लो दिमाग नहीं काम किया, उसने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, उसने एक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, कोई एक कपल है, उसने रात में एक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, फिर सुबह उठ के उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार हमने तो गलती कर दी, प्रेगनेंसी जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी का खतरा है, तो उस प्रेगनेंसी के खतरे से बचने के लिए वो फीमेल क्या कर सकती है बेटा, वो फीमेल कुछ पिल्स आती हैं जिनको कहा जाता है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, जैसे एक एग्जाम्पल उसका आई पिल्स का। ठीक है, उसको वो लेती है। ठीक है, और वो एक्चुअली पिल्स होती क्या है, उस पिल्स के अंदर बेटा हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, और माइल्ड कंसंट्रेशन में। ठीक है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, क्या, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो उस पिल्स में क्या होता है, उन पिल्स में होते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड माइल्ड यानी मॉडरेट कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, यानी मॉडरेट कंसंट्रेशन ऑफ जब एस्ट्रोजन होता है तब क्या होता है, जरा आप सोचो पिछली क्लासेस को, GnRH, SH, FSH एंड LH का लेवल क्या होता है, गिर जाता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन पर क्या होता है, GnRH, FSH और LH का कंसंट्रेशन क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या वो यूट्रस जो है अपने आप को रेडी कर पाएगा बेटा इम्प्लांटेशन के लिए, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यूट्रस जो होता है ना वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी नहीं हो पाता इस कंडीशन में। तो कुल मिला के मॉर्निंग आफ्टर पिल्स क्या है, तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स आर दैट पिल्स विच आर टेकन, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स are pills which are taken within few hours of unprotected सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स क्या है, ये ऐसे पिल्स हैं जो कोई फीमेल जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के कुछ घंटों बाद ही उसको लेना पड़ता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं बेटा, एग्जांपल्स हैं इसके आई पिल्स। ठीक है, इसमें होता क्या है, इन पिल्स के अंदर बेटा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड moderate concentration of estrogen। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, मॉडरेट कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन होता है। अच्छा, ये दोनों क्या कॉज करता है, दे बोथ कॉज। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण होगा बेटा आपके जो GnRH का लेवल होगा वो गिरेगा, FSH का लेवल गिर जाएगा, LH का लेवल भी क्या होगा, गिर जाएगा।
जिसके कारण जो है वो यूट्रस इज़ नॉट रेडी फॉर इम्प्लांट। ठीक है, यूट्रस क्या होगा बेटा, मेंटेन नहीं हो पाएगा। यूट्रस इज नॉट रेडी फॉर इम्प्लांट। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे LH अगर लो हो गया तो ओवुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी बेटा होती रहती हैं। और आपको पता है ना कि यूट्रस को मेंटेन करने के लिए LH चाहिए। ठीक है, 22nd डेज पर जब आपके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम हाई हो जाता है, अगर उस टाइम पर, बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर उस टाइम पर प्रेगनेंसी हुई रहती है तो प्रेगनेंसी तो होती है बेटा, लगभग 14th या 15th डे पर फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद 7-8 दिन में इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन होने के बाद एक हार्मोन निकलता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। वो किसका काम करने लग जाता है, वो काम करने लग जाता है किसका, LH का। ठीक है, तो वो क्या करता है, यूट्रस को मेंटेन करता है। ठीक है, अब प्रेगनेंसी हुई ही नहीं तो ना ही HCG बनेगा ना LH बनेगा, तो यूट्रस मेंटेन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। यानी यूट्रस जो है वो रेडी नहीं हो पाता किस बात के लिए, इम्प्लांट्स के लिए, अगर इन हार्मोन्स का लेवल डाउन हुआ तो। ठीक है, तो ये हो गई बेटा हमारी मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। अब हम लोग चलते हैं बेटा कहाँ पर, हम लोग चलते हैं RU486 पर। आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कहाँ पर, हम लोग चलते हैं बेटा RU486 पर। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं RU486 क्या होता है। देखो, आपके पास है RU486, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो बेटा, मिफप्रिस्टोन कहते हो। क्या है बेटा, मिफप्रिस्टोन। इनको लेने के बाद क्या होता है, जैसे आप एक फीमेल बॉडी इनको इंटेक करती है ना, उसके अंदर क्या होता है बेटा, उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर ब्लॉक्ड हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर आर ब्लॉक्ड। प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर क्या होते हैं बेटा, ब्लॉक हो जाएंगे। प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट दिखेगा बेटा, तो नहीं दिखेगा। तो नो प्रोजेस्टेरॉन बाइंडिंग, कोई प्रोजेस्टेरॉन के बाइंडिंग नहीं होगी। अगर उसके रिसेप्टर खत्म हो गए, ब्लॉक्ड हो गए, तो फिर क्या होगा बेटा, कोई प्रोजेस्टेरॉन की बाइंडिंग नहीं होगी। और नो प्रोजेस्टेरॉन बाइंडिंग रिजल्ट्स, यानी प्रोजेस्टेरॉन की बाइंडिंग अगर नहीं हुई तब क्या होगा, नो प्रोजेस्टेरॉन बाइंडिंग रिजल्ट्स, नो इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की बाइंडिंग नहीं होगी, जिसके कारण कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। नो इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो जो एम्ब्रियो अंदर इम्प्लांट होगा वो एम्ब्रियो क्या होगा बेटा, एम्ब्रियो एबॉर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो एबॉर्ट। ठीक है, यानी वो जो प्रेगनेंसी हुई रहेगी वो क्या होगा, एबॉर्ट हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। RU486 आप याद रखिएगा क्या है बेटा, मिफप्रिस्टोन। ठीक है, अब ये 3 आपके इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए ख़त्म। अब आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ये 3 नंबर है बेटा, यहाँ पर डाल लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, और फिर हम लोग देखेंगे लास्ट बर्थ कंट्रोल मेथड यानी टर्मिनेशन मेथड। चलिए हम इसको रफ करते हैं फटाक से, फिर हम लोग चलते हैं एकदम लास्ट मेथड में। चलो हेडिंग डालोगे आप, टर्मिनल मेथड, टर्मिनल मेथड। इसी को आप क्या कहते हो बेटा, इसी को आप कहते हो सर्जिकल मेथड। क्या कहते हो आप, इसी को आप कहते हो सर्जिकल मेथड। इसी को आप और क्या कहते हो बेटा, इसी को आप कहते हो स्टरलाइजेशन मेथड, स्टरलाइजेशन मेथड। ठीक है, हम लोगों ने अभी कई सारे बर्थ कंट्रोल मेथड पढ़े, उनमें ये क्या है बेटा, दिस इज आवर लास्ट बर्थ कंट्रोल मेथड। हम लोग क्या है देख रहे हैं, लास्ट बर्थ
कंट्रोल मेथड है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा, जो हमारा टर्मिनल मेथड होता है ना, ये मेल में भी हो सकता है एंड फीमेल में भी यूज़ हो सकता है। टर्मिनल मेथड ऐसे हो गया, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन मेल एंड फीमेल आल्सो, ठीक है। अभी तक आपने जितने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखे होंगे ना, ज़्यादातर आपने कहाँ देखे हैं, ज़्यादातर उसको यूज़ कौन करता है, उसको फीमेल्स करती हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो टर्मिनल मेथड देखने वाले हैं वो कहाँ पर देखेंगे, वो मेल में भी देखेंगे, वो फीमेल में भी देखेंगे। वो कहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, मेल में भी देख रहे हैं और फीमेल में भी देख रहे हैं, ठीक है। इस मेथड में क्या होती है बेटा, एक सर्जरी होती है जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सर्जिकल मेथड कहा जाता है। इसमें क्या होती है, एक सर्जरी होती है, इस वजह से इसको क्या कहते हो आप, सर्जिकल मेथड कहते हो। अब देखो मेल में यही सर्जरी मेल में कुछ और कहलाएगी, फीमेल में कुछ और कहलाएगी। तो देखो मेल में इसको क्या कहते हो, मेल में इसको वैसेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, इसको वैसेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है। मेल में इस मेथड को, इस टर्मिनल मेथड को मेल में क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी, एंड फीमेल में क्या कहा जाता है बेटा, फीमेल में इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वैसेक्टोमी क्या होती है एंड ट्यूबेक्टोमी क्या होती है। तो देखो जो मेल का जो स्क्रोटम होता है, देखो ऐसे मेल का स्क्रोटम कुछ ऐसे होता है बेटा, ऐसे। इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर दो टेस्टिस होते हैं ऐसे, ठीक है। टेस्टिस से यहाँ से क्या निकलती है बेटा, वॉस डिफरेंस निकलती है जो ऊपर जाती है, ठीक है। यहाँ से भी क्या निकलती है, वॉस डिफरेंस निकलती है जो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ऊपर जाती है। अब देखो वैसेक्टोमी में क्या करना है आपको, आपको करनी है एक बेटा सर्जरी, किसकी, मेल में, ठीक है। कहाँ पर करोगे, ये जो स्क्रोटम दिख रहा है ना, स्क्रोटम में एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। वैसेक्टोमी कुछ नहीं है, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। देखो करते क्या है, ये जो स्क्रोटम दिख रहा है ना, इस स्क्रोटम में आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है। उसी स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या होती है, वैस डिफरेंस होती हैं, प्लस बहुत सारी ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर मान लीजिए आप एक जो है डॉक्टर हैं, किसी की आपको क्या करनी है, सर्जरी करनी है, यानी वैसेक्टोमी करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके स्क्रोटम में एक छोटा सा चीरा लगाएंगे, ठीक है। फिर फाइंड करेंगे कि उसकी वास डिफरेंस कहाँ पर है, ठीक है। फिर उस वास डिफरेंस में क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। पहले क्या किया जाता है, स्क्रोटम में एक छोटा सा इंसिजन किया जाता है, यानी एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है। फिर उसकी वास डिफरेंस आइडेंटिफाई की जाती है। फिर उसकी वास डिफरेंस को बांध दिया जाता है। बांधने के बाद उसको कट कर दिया जाता है, ठीक है, बराबर है। अब देखो वैसेक्टोमी में क्या करेंगे बेटा, हम लोग वैसेक्टोमी में एक सर्जरी करेंगे स्क्रोटम में, ठीक है। एक बहुत छोटी सी सर्जरी होगी, फिर उसमें वास डिफरेंस को पहचान के उसको बांध के उसके बाद काटेंगे, ठीक है। पहले टाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, कट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें देखो वैसेक्टोमी क्या होती है, वैसेक्टोमी क्या होती है, इट इज़ ए स्मॉल इंसिजन इन स्क्रोटम, ठीक है। ये क्या होता है, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, चीरा मारते हैं हम कहाँ पर, स्क्रोटम में, ठीक है, टू कट वास डिफरेंस। क्या काटने के लिए, वास डिफरेंस को काटने के लिए एक छोटा सा स्क्रोटम में चीरा मारते हैं, उसी को क्या कहते हैं बेटा, वैसेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। देखो सपोज करो ये आपका एक टेस्टिस है, ये इसकी वॉस डिफरेंस ऊपर जा रही है, ठीक है। समझना बेटा ध्यान से, इधर यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपका दूसरा टेस्टिस है, इसकी भी ऐसे वॉस डिफरेंस ऐसे ऊपर आ रही है। आई होप यहाँ साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर एम्पुला होता है ऐसे, ठीक है। एम्पुला के बाद यहाँ पर सेमिनल वेसिकल से एक ट्यूब आती है, उसके बाद ये आपकी क्या बन जाती है बेटा, ये बन जाती है इजैकुलेटरी डक्ट। फिर जाके वो कहाँ ओपन होती है, यूरेथ्रा में ओपन होती है और बाहर चली जाती है। यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, इसको प्रोस्टेट कहते हो। यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, इसको बल्बोरियूथ्रल कहते हो। ऐसा ही कुछ डायग्राम होता है, हम केवल समझने के लिए देख रहे हैं बस, ठीक है। तो वैसेक्टोमी में क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हमने क्या मारा है, चीरा मारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं बेटा, एक करते हैं स्मॉल इंसिजन, स्मॉल इंसिजन इन स्क्रोटम। चलो भाई साहब ये कर दिया,
फिर क्या कर दी जाती है बेटा, फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड से वॉस डिफरेंस अलग की जाती है। आइडेंटिफाइड वॉस डिफरेंस इन स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक, देन क्या करते हैं बेटा, इस वॉस डिफरेंस को ऐसे बांध देते हैं। रुको एक मिनट, इसको अलग कलर से करता हूँ बेटा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, हम करते क्या हैं, देखो यहाँ पर इसको बांध दिया, इस साइड में यहाँ पर इसको बांध दिया, यहाँ पर बेटा इसको बांध दिया, यहाँ पर इसको बांध दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, वॉस डिफरेंस को बांध दिया। ठीक है, हमने क्या किया, वॉस डिफरेंस को बांध दिया। तो क्या लिखेंगे, वॉस डिफरेंस आर टाइड ऑन बोथ साइड, यानी ऊपर और नीचे पर क्या करते हैं इसको, बोथ साइड यानी अपर एंड लोअर साइड में, अपर एंड लोअर साइड में इसको क्या करते हैं, बांध देते हैं। बांधने के बाद क्या करते हैं बेटा, बांधने के बाद इनको कट मार देते हैं। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, पहले क्या किया, इनको टाई किया, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इनको कट करते हैं। देखो कट करने के बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ से इनको ऐसे कट कर दिया, देखो यहाँ पर दोनों साइड से क्या कर दिया आपने, ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से क्या हुई है, ऐसे कट कर दी गई है, यहाँ से इसको क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। ठीक है, देन वास डिफरेंस इज कटेड। अब वॉस डिफरेंस को क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। अब आप ऐसे समझो, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर इस पेनिस से क्या बाहर आता है बेटा, इस पेनिस से एक लिक्विड बाहर आता है जिसको आप कहते हो सीमेन। सीमेन में क्या होता है बेटा, सीमेन में एक फ्लूइड पार्ट होता है और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं। ये स्पर्म एक्चुअली बनते कहाँ पर हैं, तो ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ें हैं कि जिसके अंदर वैसेक्टोमी हो जाएगी उसके अंदर एक्चुअली होगा क्या। देखो यहाँ से स्पर्म जो है बनता है और वही स्पर्म यहाँ से कहाँ जाता है बेटा, ऊपर जा रहा था, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आता था, फिर यहाँ से क्या मिलता था उसको, ये फ्लूइड पार्ट मिलता था, फिर उस फ्लूइड पार्ट के साथ यहाँ पर ये बाहर आता था जिसको हम क्या कहते थे, सीमेन कहते थे। अब सवाल ये है कि जब हमने इस ट्यूब को ही कट कर दिया तो क्या यहाँ से बेटा स्पर्म ऊपर मूव कर पाएंगे, बोलो स्पर्म ऊपर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। क्या इस साइड से स्पर्म ऊपर जा पाएंगे, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बीच में आपने क्या कर दिया, कट कर दिया है। तो ये लेकिन सीमेन तो बनेगा ही ना, क्योंकि सीमेन तो यहाँ से बन रहा था, ये बन रहा था आपके सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल से। ठीक है, तो वो तो बनेगा, यानी लिक्विड पार्ट तो बनेगा ही, ये तो बनेगा ही, क्योंकि ये कहाँ से बनता है, ये बनता है बेटा आपके कहाँ से, हमने देखा है इसको, ये बनता है कहाँ से बेटा, ये बनता है सेमिनल वेसिकल से, ये बनता है हमारा कहाँ से, प्रोस्टेट से, और ये बनता है बेटा हमारा कहाँ से, ये बनता है बल्बो यूरेथ्रल से। ठीक है, तो ये इन जगह से बनता है, लेकिन हमने क्या काटा है, हमने तो आपकी वॉस डिफरेंस को काटा है ना। तो जब वॉस डिफरेंस को काटोगे तो स्पर्म ऊपर जा नहीं पाएगा, तो सीमेन के अंदर यहाँ से जो लिक्विड बाहर आएगा उसके अंदर स्पर्म होगा ही नहीं ना। तो जब इसके अंदर स्पर्म है ही नहीं है तो फर्टाइजेशन के चांसेस ही क्या है, एकदम बेटा ना के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, जब उसकी वॉस डिफरेंस को कट कर दिया जाएगा तब अगर ये ये जो मेल है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो ये जो इजैकुलेट करेगा क्या बेटा, सीमेन, तो उसके सीमेन में क्या नहीं होगा, स्पर्म नहीं होगा। ठीक है, तो देखो व्हेन यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, व्हेन ए पर्सन डन वैसेक्टोमी, देन their sperm cannot reach in ejaculatory duct, so semen formed by reproductive glands सीमेन की जगह अगर आप बेटा सेमाइनल फ्लूइड लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेमाइनल फ्लूइड फाउंड बाय रिप्रोडक्टिव ग्लैंड डज नॉट हैव स्पर्म। ठीक है,
अब उसके पास स्पर्म ही नहीं है। अब इस सीमेन को चाहे जहाँ लेके चले जाओ, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीमेन में तो स्पर्म है ही नहीं है ना। फर्टिलाइजेशन के चांसेस ऐसे ही ख़त्म है। ठीक है, तो अगर इस मेल ने इजेकुलेट कर ही दिया फीमेल की वेजाइना में, तो कोई फ़र्क पड़ेगा बेटा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पर्म तो उस सीमेन में है ही नहीं, क्योंकि उसने क्या करा रखी है, इसने तो आप वेसेक्टोमी करा रखी है। जो स्पर्म के जाने का रास्ता था सेमाइनल वेसिकल था, वो तो इसने कटवा दिया है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको ही कहते हैं वेसेक्टोमी। ठीक है, हिंदी में इसको नसबंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नसबंदी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बेटा अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं फीमेल में सर्जिकल मेथड कैसे इस्तेमाल होता है। उससे पहले आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, हम लोग किसको देखेंगे? हम लोग देखेंगे अब बेटा फीमेल सर्जिकल मेथड। ठीक है, फीमेल सर्जिकल मेथड को आप क्या कहते हो? फीमेल सर्जिकल मेथड को आप ट्यूबेक्टोमी कहते हो। ठीक है, देखो ट्यूबेक्टोमी क्या है? ट्यूबेक्टोमी क्या है बेटा? फैलोपियन ट्यूब को कट करके स्पर्म की ओवर से मीटिंग को प्रिवेंट करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है बेटा? ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। तो क्या है ट्यूबेक्टोमी? इट इज़ ए सर्जरी in which fallopian tube of female is cutted to prevent meeting of स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवा की मीटिंग के लिए, ओवा को चाहे सेकेंडरी साइड भी कह सकते हो, स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट की मीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या की जाती है बेटा? ये सर्जरी की जाती है। अब देखो करते क्या है इसमें। सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगी बेटा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही बना लेते हैं, ट्रैक्ट को छोड़ो। ये हो गया एक यूटेरस, ये हो गई बेटा वेजाइना, एंड दिस वन इज़ योर सर्विक्स। यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब, ऐसे। देखो ये क्या है आपका? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम क्या करते हैं बेटा ट्यूबेक्टोमी में? हम क्या करते हैं? व्हाट वी हैव डन इन ट्यूबेक्टोमी? फर्स्ट ऑफ ऑल फैलोपियन ट्यूब इज़ टाइड ऑन बोथ साइड। फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया हमने? बांध दिया। कहाँ पर? दोनों साइड पर, इस साइड भी और इस साइड भी। बेटा दोनों साइड बांधेंगे क्योंकि ओवुलेशन की प्रोसेस अल्टरनेटली चलती है, एक बार इधर से एक बार उधर से। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा? ये आपकी ओवरी है, एंड हियर इज़ योर ओवरी। ठीक है, देखो आपने क्या किया बेटा? इसको बांध दिया। तो पहले आपने क्या किया? फैलोपियन ट्यूब इज टाइड। फैलोपियन ट्यूब को क्या किया आपने? बांध दिया। देन इट कटेड फ्रॉम मिडिल। फिर इसको आपने क्या किया? बीच से काट दिया। देन इट कटेड फ्रॉम मिडिल। आपने फिर इसको क्या किया बेटा? आपने फिर इसको ऐसे बीच से कट कर दिया। फिर बीच से क्या किया? इसको कट कर दिया। देखो अब फिर बीच से क्या किया आपने? इसको कट कर दिया। बीच से कट करने के बाद इसको ऐसे यहाँ पर टाई कर दिया। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ये ऐसे। देखो आपने क्या किया बेटा? इसको काट के बांध दिया है, ए ऐसे। यहाँ पर क्या हुआ? ए ऐसे। ठीक है, तो देखो इधर। अब ओवुलेशन जब होगा तो सेकेंडरी ओसाइट यहाँ आएगा, यहाँ से इस फिम्बरी के थ्रू इस एम्पुला वाले रीजन में जाएगा। अब उसी टाइम पर मान लीजिए मेल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? बहुत सारा सीमेन डिपॉजिट होगा। ठीक है, इसकी वेजाइना में क्या होंगे? स्पर्म होंगे। ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर तो फैलोपियन ट्यूब कट गई है, चाहे वो इस साइड जाएंगे चाहे वो इस साइड जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब तो यहाँ पर कट गई है ना बेटा, आगे तो वो जा नहीं सकता। ओवुलेशन होगा तो सेकेंडरी ओसाइट केवल और केवल इस वाले एम्पुला में रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा। ठीक है,
तो अब बताओ, जब इस स्पर्म और इस ओवा की मीटिंग हो ही नहीं सकती है, इस स्पर्म और इस ओवा की मीटिंग हो ही नहीं सकती है, तो कोई चांसेस हैं बेटा फर्टिलाइजेशन के? नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन के ही चांसेस नहीं है बेटा, तो इम्प्लांटेशन के चांसेस क्या ही होंगे, प्रेगनेंसी के चांसेस क्या ही होंगे, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर स्पर्म और ओवा की मीटिंग को हमने रोक दिया, क्या करके बेटा, फैलोपियन ट्यूब को कट करके। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, सबसे पहले जो फीमेल का लोअर एब्डोमिनल पार्ट है वहाँ पर एक सर्जरी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन इन ट्यूबेक्टोमी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेक ए स्मॉल सर्जरी। सबसे पहले क्या की जाती है बेटा, एक स्मॉल सर्जरी की जाती है, स्मॉल सर्जरी इन लोअर एब्डोमिनल पार्ट ऑफ फीमेल। बहुत बढ़िया। फिर क्या करते हैं बेटा, बोथ फैलोपियन ट्यूब आर टाइड ऑन बोथ साइड, बोथ फैलोपियन ट्यूब आर टाइड ऑन बोथ साइड। देन fallopian tube is cutted from middle, and tied। उसको काट दिया बीच से, फिर कटे हुए भाग को फिर से क्या किया, बांध दिया। सो इन दिस वे द एंट्री क्या लिखोगे, फ्यूज़न लिखो। इन दिस वे द फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विद ओवम इज टोटली prevented as fallopian tube is cutted from middle। फैलोपियन ट्यूब के बीच से कटने के कारण इस स्पर्म की इस ओवा से फ्यूज़न की कैपेसिटी को आपने क्या किया बेटा, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ट्यूबेक्टोमी क्या होती है बेटा। ट्यूबेक्टोमी में हम फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं बेटा, एक छोटी सी सर्जरी करते हैं फीमेल के, कहाँ पर, लोअर एब्डोमिनल पार्ट में। ठीक है, वहाँ पर फिर क्या करेंगे, बोथ फैलोपियन ट्यूब आर टाइड, यानी दोनों फैलोपियन ट्यूब को बांध देंगे, कहाँ पर, बोथ साइड से। उसके बाद क्या करेंगे, उसको बीच से हम लोग क्या करते हैं बेटा, कट कर देते हैं। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे। कट करने के बाद स्पर्म और ओवा की मीटिंग को टोटली क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। अब फिर अगर हम लोग चाहें, मान लो ये कपल जिसने ये करा लिया, मेल ने करा लिया ट्यूबेक्टोमी, फीमेल ने कुछ नहीं कराया, सॉरी मेल ने करा ली बेटा वैसेक्टोमी और फीमेल ने कुछ नहीं कराया, तब वो कपल भी क्या करेगा बेटा, कभी संतान पैदा नहीं करेगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई मेल ने वैसेक्टोमी करा रखी है, तो क्या वो, अगर उसका मन करेगी ठीक है हमने वैसेक्टोमी करा रखी थी, अब मुझे क्या चाहिए बेटा, फिर से वैसे पहले जैसी कंडीशन चाहिए, मेरी वॉश डिफरेंस फिर से पहले जैसी हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। यानी वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के अंदर ना बेटा पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा, पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी एक बार हो जाने के बाद दोबारा से पहले जैसी कंडीशन कर पाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट डाल के बात लिख लेते हैं। नोट डाल के क्या लिखोगे, बोथ वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी है पुअर रिवर्सिबिलिटी, बोथ वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी have poor reversibility, ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि आइडियल बर्थ कंट्रोल मेथड कौन होता है। आइडियल बर्थ कंट्रोल मेथड बेटा वो होगा जिसके अंदर बहुत अच्छी रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी बहुत इजी रिवर्सिबल होगा, वो बहुत अच्छा क्या माना जाता है, बर्थ कंट्रोल मेथड। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है ना, तो क्या ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी को एक आइडियल बर्थ कंट्रोल मेथड कहोगे, बिल्कुल नहीं कहोगे। एक बार हो जाने के बाद फिर पूरे जीवन भर के लिए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर देखो एक बात और लिख लेते हैं। सो
द वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आर नॉट आइडियल बर्थ कंट्रोल मेथड। ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी को आइडियल बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारा टॉपिक ख़त्म होता है आज कौन सा, बर्थ कंट्रोल मेथड का, यानी 40% सिलेबस हमने इस चैप्टर का कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, अब हम लोग आगे सीखने वाले हैं एमटीपी को। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में एक नए अच्छे टॉपिक के साथ जिसका नाम है एमटीपी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इन्जॉय करिए अपनी पढ़ाई को और ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई लिखाई पर। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।